आप देख रहे हैं न्यूज लाइव खबरों की तह तक। नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र पांडे शालू। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव खबरों की तह तक। तो आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। समरबीर क्रिएशन एलएलपी के बैनर तले बनी फिल्म रजाकार द साइलेंट जेनोसाइड ऑफ द हैदराबाद भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अतीत को रेखांकित और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को समर्पित है। इस फिल्म की जानकारी लखनऊ राजधानी में फिल्म के निर्माता गुदुन नारायण रेड्डी ने फिल्म के स्पेशल स्क्रीनिंग के दौरान पत्रकार वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि फिल्म में स्वतंत्रता संग्राम के वक्त हैदराबाद के निजाम के आदेश पर हुए अत्याचार को दर्शाया गया है। उन्होंने बताया कि फिल्म रजाकार को दक्षिण भारतीय भाषा के साथ साथ हिंदी में भी बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया है। यह फिल्म पूरे भारत में रिलीज होने के बाद दर्शकों को बहुत पसंद आ रही है। फिल्म स्क्रीनिंग के दौरान मुख्य अभिनेता राज अर्जुन ने बताया कि यह एक ऐसी फिल्म है जिसे हर भारतीय को देखना चाहिए। एक ऐसा अत्याचार जो आज़ादी के बाद स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ा। यह फिल्म देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है। गुजरात में जन्मे सरदार पटेल देश के पहले उप प्रधानमंत्री और भारत के पहले गृह मंत्री भी बने। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के दौरान कई बड़े आंदोलन चलाए और स्वतंत्रता के बाद उन्हीं की कोशिशों से कई रियासतों को एक कर भारत में शामिल किया गया था। हैदराबाद को भारत में विलय कराने में उनका अमूल्य योगदान था। फिल्म की अभिनेत्री अनुसुईया त्रिपाठी ने बताया कि इस फिल्म में महिलाओं के साथ हुए अमानवीय व्यवहार को दर्शाया गया है। उन्होंने बताया कि लखनऊ के बारे में जितना सुना था उससे कहीं ज़्यादा देखने को मिला। यहाँ का खान पान, चिकन के कपड़े, ऐतिहासिक धरोहरें और बातचीत करने का तरीका बहुत कुछ आकर्षित करता है। न्यूज़ लाइव ब्यूरो रिपोर्ट। ये है पूरा भारत को जब आज़ादी मिली 15 तारीख 1947 के दिन, हैदराबाद अकेला था जो इंडिविजुअल प्रोविंस जिसको 1 साल 1 महीना 2 दिन के बाद मिला। उस दरमियान क्या हुआ वो है ये सिनेमा। वो क्या हुआ बोले तो मैं आपको खुल के बोलता हूँ। जब वहाँ का जो राजा था 7वां निज़ाम मीर उस्मान अली पाशा, वो चाह रहे थे कि वो हैदराबाद प्रोविंस को तुर्किस्तान बना के पाकिस्तान के साथ जोड़ना चाह रहे थे, भारत में विलीन नहीं करना चाह रहे थे। तो उनका एक सोच ये थी कि जितने भी वहाँ हिंदूज थे उनको पूरों को इस्लाम में कन्वर्ट करना। जो भी कन्वर्ट नहीं हुए उनको या मार दिया गया, मर्दों को औरतों को मानभंग किया गया या लूटा भी गया। तो वो चीज़ है। अब तक ये अपना देश अभी 75-76 साल हुआ अपने को आज़ादी मिलने के बाद। 60 साल तो सूडो सेकुलर पार्टी कांग्रेस पार्टी रूल किया था। उनको तो मालूम है, उनको तो आदत है मुर्दों के ऊपर मुरमुरे खाने का। उसके वजह से इस कहानी को, इस इतिहास को पूरा नीचे दफनाया गया। कभी भी इस पन्नों को बाहर लेके या कोई हिस्ट्री के किताबों में लिखाया गया या कोई प्रचुरित किया गया इसके बारे में। तो हम ये सोचे, हम वहाँ के उस धरती के भारत, पहले तो भारत माता के बच्चे हैं हम ये सोचे कि उस जगह के बच्चा होने के नाते वहाँ पैदा हुआ, हमारा हक है। हमारे पूर्वजों पे कितना जुल्म हुआ वो आज का ज़माने को बताना है, ताकि फिर वैसे रज़ाकार इस देश में पैदा नहीं होना। इस देश में क्या कोई राज्य में, राष्ट्र में कहीं पैदा नहीं होना और वैसे तकलीफ़ कोई सहना नहीं। मैं आपके ज़रिया मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ हमारे देश के नागरिकों को। हम तक कब तक सहेंगे? इस हिंदुस्तान में है सो हिंदू पूरे भाइयों बहनों कब तक सहेंगे इस जुल्मों को? उनका एक सिस्टम रहता है जिसके वजह से वो अपीजिंग पॉलिटिक्स के वजह से, बहुत सारे रीजंस के वजह से मेजॉरिटी यहाँ कभी भी दबाया जाता है। दबना नहीं। ये देश, इसका नाम है हिंदुस्तान। इस हिंदुस्तान में मेजॉरिटी हिंदूस रहते हैं, माइनॉरिटीज़ जो भी रहते हैं, हम रहेंगे साथ में। हम पूरे भारत माता के बच्चे हैं।
इस जगह के जो गंगा जमुना तहजीब से रहेंगे ज़रूर रहेंगे, लेकिन एक आदमी को स्पेशल स्टेटस किसी को नहीं मिलता। जब मेजॉरिटी हिंदू को जब स्पेशल स्टेटस नहीं मिला और जब पूरों को दबाया गया, मारे गए, बहुत सारे जुल्म उनके ऊपर किए गए, वो चीज़ को मैं एक इतिहास को चित्र के रूप में मैं लेके आया, जिसके वजह से मुझे मेरे ऊपर 1100 थ्रेट्स है, लाइव थ्रेट्स। मैं बोला, मैं चैलेंज करा, ठीक है मैं रेडी हूँ, आप रेडी है क्या बोल के मैं आपके ज़रिया भी बोला, नेशनल मीडिया, इंडिविजुअल स्टेट के मीडिया के ज़रिया भी बोला, क्योंकि मुझे बहुत ही धमकी, मतलब जान से मार देंगे, काट देंगे, एसिड डालेंगे, वो करेंगे। बोला ऐसा है तो समझो आने वाले पीढ़ियों में, मतलब आने वाले जनरेशन्स कितना सहना पड़ता है। अपन सुनते रहते अलग अलग बात, एक एक तरीके से बात करते रहते। हमारा हैदराबाद का एक नेता है, वो बोला 15 मिनट पुलिस हटाओ, देश में हम क्या है बताएंगे। तो उसका मतलब क्या, हम क्या बताएंगे? बोलते तो क्या पहलवान है क्या, हम हौले हैं इस देश में मेजॉरिटी रह के? तो यही चीज़, ये संदेश इस सिनेमा के ज़रिया परकोलेट होना है, पूरा देश में फैलना है। ये चीज़ कोई लड़ाई लड़ने का नहीं है, कोई मज़हब के अगेंस्ट नहीं है ये सिनेमा, ये है सिर्फ रज़ाकारों के अगेंस्ट और मीर उस्मान अली पाशा द 7th निज़ाम, और किसी के बारे में हम इस सिनेमा में नहीं बात कर रहे हैं। भारत में चुनाव का माहौल है और कहा जाता है जातिवादी को वोटिंग होती है। अभी इस समय भी आपने बहुत बड़ा रिस्क लिया है और चुनाव चल रहा है, अभी आचार संहिता भी लगी हुई है और बहुत बड़ा रिस्क है। आप इस पे क्या सोच के, मतलब आपकी क्या इस पे सोच है? मैं एक्चुअली ये सिनेमा को सितंबर से मैं रिलीज़ करना चाह रहा था, तो हमारे जो तेलंगाना स्टेट में ये फर्स्ट है, तेलुगु में प्रोड्यूस किया गया, उसके बाद में अदर 5 लैंग्वेजेस में डबिंग किया गया। और मैं सितंबर से चाह रहा था, बहुत सारे केसेस डाले थे, ऑब्जेक्शंस करे थे, सिनेमा के कैरेक्टर्स को, सप्लायर्स को धमकियां दिए थे, बहुत सारे चीज़ें हुए थे, जिसके वजह से अभी मैं समझता हूँ ये CBFC परमिशन भी आके 10-11 दिन हुआ। कानूनी कार्रवाई या कोई मुकदमे भी आप पे हुए थे। कितने मुकदमे हुए? वो 2 केस डाले थे हाई कोर्ट में, स्ट्राइक कर दिए थे। वो लोग बोले कि ऐसा मुसलमानों पे, ये माइनॉरिटी वोट पे गेन कर मिले थे। अब मैं चैलेंज करने के बाद बंद हो गया। अभी बहुत सारे 1100 बोलो ना, 1106 आए थे मुझे धमकी, पाकिस्तान से भी आया। मैं बोला मैं भारत माता का बच्चा हूँ, मैं नरेंद्र मोदी का भाई हूँ, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ मैं, क्योंकि हमारे मेजॉरिटी पे जब धमकियाँ दे जा रहे, तो अब समझो, और दूसरों के ऊपर तो मेजॉरिटी जाके धमकी नहीं दे रहा ना, क्यों ऐसा धमकी दे रहे? अच्छा, अभी आपने अयोध्या में देखा होगा 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। मैं आया था प्राण प्रतिष्ठा में, मैं आया था, मुझे भी वो मेरी किस्मत लिखी हुई थी, मैं आया था प्राण प्रतिष्ठा को। अभी आपने कहा था कि कांग्रेस सरकार में कहानी को दबाया गया, क्या कांग्रेस सरकार में भी आपने इस फिल्म को बनाने की कोशिश की थी, रोका गया? मैं जब ही सोचा भी नहीं था, मुझे ये आदेश आया लॉर्ड बालाजी का, तिरुमला बालाजी, मैं दर्शन करने के लिए 27 जनवरी 2022 में गया था। जैसा ही प्लेन टचडाउन हुआ, मुझे रज़ाकार बोल के आया। ऐसा रज़ाकार कोई चीज़ नया नहीं है, हमें बचपन से हम कोई शरारत कुछ काम करते थे, बच्चे सुनते नहीं थे, रज़ाकार आ रहे जल्दी अंदर चले जाओ बोल के हमारे को डराते थे। हमारे पूर्वज, मेरे दादा का नाम है, मुझे दिया गया, लेट गूडूर नारायण रेड्डी, उन्होंने भी डायरेक्ट रज़ाकारों से फेस ऑफ हुआ। जी, पूरे फैक्ट्स है, कोई चीज़ कुछ भी वहाँ फिक्शन कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक ही है, निज़ाम के बीवी कोई भी पूरे पर्दे में रहते ना, तो एक ही बगैर पर्दा का बताए, सो एक निज़ाम का वाइफ को ही बताया, और कुछ नहीं, वही फिक्शन है और कुछ नहीं है। 123 किताब पढ़ के इसमें से निकाले सो है, 123 किताब, क्योंकि ये जो लड़े लोग, जो भी पूरा दुनिया में कोई भी राजा महाराजा या कोई स्टेट का हेड, कोई राज्य का हेड अपना ही प्रजाओं पे बल प्रयोग नहीं किया। मज़हब बदलाने के लिए या और कुछ बात सुनाने के लिए कोई भी इतना जान निकालने का, मानभंग करने का, लूटने का कोई राजा महाराज नहीं किया। वो किया 7th निज़ाम मीर उस्मान अली पाशा, और वो उनके साथी था कासिम रिजवी। वो महाराष्ट्र का था, लातूर का एक एडवोकेट था। वो आके इनको सिखाए, हम तुर्किस्तान बना के इंडिपेंडेंट कंट्री बनाएंगे, पाकिस्तान के साथ जोड़ेंगे, और अपने को सी कोस्ट होना बोलो तो गोवा को पोर्चुगीज़ से खरीदेंगे,
आप सिनेमा में देखते हो, नहीं तो मैं पूरा सिनेमा आपको बोलना पड़ेगा। जी आपको धमकी नहीं मिली? नहीं, मुझे क्यों धमकियाँ मिलेंगी? आपके कैरेक्टर तो आपको आ रही है तो आपको नहीं आ रही है। नहीं, सुंदर होने की धमकी थोड़ी ना होती है। मेरे पिताजी लखनऊ से ही हैं, तो बहुत अच्छा लगा आज मुझे लखनऊ आके बहुत सालों बाद। गोरखपुर में मैं अपनी नानी के साथ गोरखनाथ टेम्पल भी जाती थी, तो वहाँ पे जो सभा बैठाते थे योगी जी, बहुत टाइम से उनकी तो सभा बैठती है और वो सुनते हैं। तो एक बार मुझे मौका मिला था गोरखनाथ टेम्पल में जाने का और मिलने का भी। बहुत अच्छा लगा आज वापस अपनी पिताजी के राष्ट्र में आकर। इस रोल में बहुत चैलेंजिंग था कि एक एक्टिंग के नज़रिए से देखा जाए तो कैरेक्टर में हमेशा इमोशंस बहुत दबे रहते थे, क्योंकि एक मुस्लिम महिला जो 1947 एक प्रीसेट में है मूवी, तो हमेशा वो दबी हुई आवाज़ में बात करना और दबे हुए इमोशंस रखना, भले ही कितना भी उनको लग रहा हो कि गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी अपने भाव को दबा के रखना और फिर भी कोशिश करना बोलने की। तो एक बहुत खूबसूरती से उसको प्रकट करने की कोशिश करी है मैंने, तो यही चैलेंज था। सर एक क्वेश्चन आपसे था, जब तक बीजेपी गवर्नमेंट नहीं थी तब तक क्या ऐसी फिल्मकारों को ऐसी फिल्में नहीं बनानी चाहिए थी? नहीं, बनाने का कोई ताकत ही नहीं लगा है ना। देखो भारत में ये चित्र सीमा, तो फिल्म इंडस्ट्री आके 100 साल से आगे बहुत ज़्यादा हुआ। अब तक कोई ताकत कभी भी कोई भी आदमी यही समझते कि बहुत डेलिकेट मैटर है। क्या डेलिकेट है? जो हुआ जो चीज़ को मैं लिख के बताना किताब में या सिनेमा में निकालना, क्या डेलिकेट है? किससे डरने का है? ज़रूरी है, पक्का ज़रूरी है, क्योंकि फिर पैदा होंगे। जो मैं सुन रहा हूँ ना, मैं हमारे हैदराबाद का एक नेता बोलते हैं 15 मिनट हटो, हम क्या बता देंगे। तू क्या बताता? क्या पहलवान है क्या? तो पूरा दुनिया का पहलवान है क्या? तो यहाँ फिर पहलवानी तो रजाकार हो रहा ना। तो यही है मेरा सवाल उसके साथ यही है। तो फिर रजाकार बनना चाह रहा क्या हमको धमकी दे रहा है हमारा जगह पे आके? आप जिस नेता की बात कर रहे हो उनके अगेंस्ट महिला प्रत्याशी है इस समय, आप जानते हैं बहुत इस समय हाईलाइट भी चल रहा है, उनका प्रचार जो चल रहा है, माँ दुर्गा का रूप लेके वो एकदम से पब्लिक के बीच में जी, उनको लेके आपका क्या मैसेज? महिला है, वो गायत्री देवी है, समझे ना। वैसे महिलाएं हैं जो माधवी लता जी, ये सिनेमा का मतलब प्री रिलीज फंक्शन में भी आई है वो। हाँ, वो बहुत पावरफुल है। डिवाइनिटी उनमें बहुत ज़्यादा है। वैसे लोग आना है, वैसे लोगों का सेवा चाहिए इस देश के लिए। आपको लगता है जो बंटवारे के समय परिस्थितियाँ थी हैदराबाद में, अपनी फिल्म इस समय बनाया जैसे आप जिस नेता का जिक्र कर रहे हैं, क्या वो परिस्थितियाँ अभी भी बन रही हैं? क्या इस तरह की सोच है क्या? आज नहीं, 30 साल के बाद वो पोजीशन आएगा। उसके लिए लोगों को जगारों में हमारे सनातनी भाई बहनों को जगा रहा हूँ, क्योंकि उनके जगह पे ये नहीं हुआ। नॉर्थ में क्या हुआ, बाहर के लोग आए, गोरी मोहम्मद, गजनी मोहम्मद, फलाना आके तबाह कर दिए। हमारे पास वहाँ का ही प्रजा, वहाँ का ही राजा, उसके प्रजा के ऊपर हमला करा। आज फिर एक नेता, बोल रहा हूँ मैं बिकॉज आई डोंट वांट टू नेम, इलेक्शन का टाइम है, तो वो ये बोल रहा है कि 15 मिनट के लिए पुलिस को हटाओ, हम क्या बताएंगे। तो ये डेंजर है, द डेंजर इज लर्किंग। सो काइंडली ओपन योर आइज एंड ईयर्स एंड लिव एंड टेल द फ्यूचर जनरेशंस। आज के बच्चे हैं, कल बड़े होते, उनके बच्चे पैदा होते, उनके पोते आते, पोतियाँ आते, उनका सेफ्टी के लिए आज ही अपन सन्नद्ध होना है। रोल रहा आपका और क्या है उसको लेकर थोड़ा सा बताइए। रज़ाकारों का एक हेड था, उसका नाम है कासिम रिजवी। अगर आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे भी, गूगल पे देखेंगे, IMDb पे, तो उसके बारे में बहुत लिखा हुआ है। तो मुझे ये जिम्मेदारी दी गई कि मैं कासिम रिजवी प्ले करूं। कासिम रिजवी ही एक मास्टरमाइंड था जिसने निज़ाम को मैनिपुलेट किया और मैनिपुलेट करने के बाद अपने सपने को निज़ाम का सपना बना दिया। और वो ये चाहता था कि वो एक, जहाँ तक उसकी नज़र जाए वहाँ तक उसे सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के बंदे दिखें, यानी कि वो एक मुस्लिम शासन बनाना चाहता था। और मेरे ख्याल से आप सभी लोग फिल्म देख रहे हैं, पक्का देख रहे हैं ना, तो आप लोग देखेंगे कि वो अपने सपने को आगे कैसे बढ़ा पाता है या नहीं बढ़ा पाता है, और कैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल उसके सपने को चकनाचूर करते हैं या नहीं करते हैं, वो सारा कुछ इस फिल्म में देखेंगे आप। ये इतिहास है जो सच्ची घटना है, जो सच में घटा है, जो 1946 to 48 के बीच का एरा है, जो सच में हैदराबाद में हुआ है, जो हिंसा, जो अत्याचार हुआ है, उसको सिंपल तरीके से, रियलिस्टिक तरीके से मेकर्स ने पिक्चराइज करने का एक
जिम्मेदारी उठाई है। देखिए अभी तो फिल्म का इंट्रोल हुआ है, लेकिन इंट्रोल तक फिल्म जो हमने अपने देखी बहुत ही शानदार, बहुत अच्छी फिल्म बनी है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस फिल्म में जो सत्य है उस सत्य को छुपाया नहीं गया, सत्य को सही तरीके से दिखाया गया है। और ये फिल्म मुझे लगता है कि हर हिंदू भाई को देखना चाहिए। इस फिल्म में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ चीज़ें हैं जो हमें इतिहास को जानने को मिलेगा। देखिए होता क्या, इतिहास पढ़ने में बहुत समय लगता है, और फिल्म के माध्यम से फिल्मकार ने 1.5 से 2 घंटे 2.5 घंटे की पिक्चर में हमें बहुत कुछ सिखा देता है। ये फिल्म में जरूर देखनी चाहिए, बहुत अच्छी फिल्म है। कुछ संदेश देना चाहेंगे ऐसी फिल्में और फिल्में बनाई? बिल्कुल बनानी चाहिए। भारत के जितने भी मुद्दे हैं, जो अनसुनी कहानियाँ हैं, जिनके जो हमारे आने वाले जो हमारी पीढ़ी है जिन्होंने नहीं सुना है, नहीं देखा है। देखिए मैं आपको एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हमारे हिंदू संस्कृति को, हिंदू सभ्यता को और हमारे हिंदूज़ के उन गाथाओं को छुपाया गया है, दबाया गया है। और हम बहुत कुछ ऐसा सत्य है जो हमें नहीं मालूम, उस सत्य को जरूर आना चाहिए फिल्म का। मैं जरूर चाहूँगा कि और जो स्टोरीज हैं, जो चीज़ें हैं जो भारत को लोग नहीं जानते, जो दफन है कई जगहों पर, जिन्हें नहीं पता कि क्या था, तो वो देखना चाहिए, बनाना चाहिए और देखना चाहिए। अब समय हो चुका है एक ब्रेक का, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए न्यूज़ लाइव खबरों की तह तक। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट अपडेट के लिए आइकॉन बेल दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनूप सोनी। अगर आपके अंदर छुपा है एक बेहतरीन एक्टर, अगर आपके अंदर है एक्टिंग का शानदार हुनर, तो यूनिवर्सल स्टारडम एक्टिंग एकेडमी आपके लिए लेकर आए हैं एक एक्टिंग टैलेंट हंट, जिसमें वो आपको मौका देंगे उनके साथ काम करने का, और वो भी मुंबई में। तो जल्दी से अपने ऑडिशन रजिस्टर करें इस पते पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं के कॉमर्स क्लासेस, लखनऊ ज्वेलर्स, विकल्प प्रॉपर्टी, वासुदेव इंटरप्राइजेज, श्री बालाजी होम्योपैथिक क्लिनिक। आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव खबरों की तह तक।